जय हिंद दोस्तों। मैं प्रवेश सिंह आपको क्या पढ़ा रहा था? मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है। तो अब तक हम मिडाइवल हिस्ट्री में कितना कुछ पढ़ चुके हैं? अब तक हमने मिडाइवल हिस्ट्री में टोटल हम क्या, पहले सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? मध्यकालीन इतिहास का एक संपूर्ण रूपरेखा बताया, एक आउटलाइन बताया कि आपको मध्यकालीन इतिहास दिखना चाहिए, एक ही नजर में दिख जाए कि हाँ ये था। ठीक। फिर मैंने कहानी स्टार्ट की कहां से? मोहम्मद बिन कासिम से। फिर उसके बाद मोहम्मद गजनवी, फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी। और आज के क्लास में अब मोहम्मद गोरी के बाद मोहम्मद गोरी क्या करता है? जैसे मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम आता है, भारत के उत्तर पश्चिम पर आक्रमण करता है, जजिया उजिया लगाता है, लूटपाट करता है और चला जाता है। ठीक। 712 एडी में। इसके लगभग 300 सालों बाद मोहम्मद गजनवी आता है, वो भी भारत के उत्तर पश्चिम पे आक्रमण करता है, लूटपाट करता है और चला जाता है। इसके लगभग 175 सालों बाद यानी 1175 में मोहम्मद गोरी आता है, ये भी आता है, लूटपाट करता है, भारत के उत्तर पश्चिम पर आक्रमण करता है, लूटपाट करता है और चला जाता है। लेकिन मोहम्मद गोरी क्या करता है कि जाते वक्त ये जो इसके द्वारा जो जीते हुए क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को अपने कुछ दासों को सौंप जाता है। उसी में से एक दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दास वंश या दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ठीक। तो यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे आज। और दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश थे, और उसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। क्या? DKTSL या IKTSL या गुड़खा तसले में, ये भी एक है। DKTSL मतलब दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो अब इन पांचों राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम किस राजवंश के बारे में पढ़ेंगे? दास वंश। दास वंश के बारे में या प्रारंभिक तुर्क, इनको ये सब प्रारंभिक तुर्क भी हैं। ठीक है। या प्रथम इलवरी वंश भी इसको कहते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक। तो दास वंश में सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का एक दास था। ठीक। तो मोहम्मद गोरी का एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत या दास वंश की नींव रखी। तो आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, दिल्ली सल्तनत या पहला में दास वंश या ममलूक या इलवरी या प्रारंभिक तुर्क। ठीक। अब इस दास वंश में या गुलाम वंश में कई राजा थे। मैंने आपको बताया था कुछ ही राजाओं के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि संस्थापक था, इसके बारे में तो पढ़ाना ही, आज ही पढ़ाऊंगा। इसके बाद इल्तुतमिश है। ठीक। रजिया है, बलबन है, इन सब जो इंपॉर्टेंट है। फर्जी के फर्जी के जो हैं उनको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड आप देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक टाइम पीरियड, अच्छा ये प्रारंभिक तुर्क है, ये सब प्रारंभिक तुर्क भी है, कहलाते हैं। शुरुआत के जो 4 राजवंश है, DKTS, ये क्या है? प्रारंभिक तुर्क है। और लास्ट वाला लोधी क्या है? प्रथम अफगान है। सारी चीजें मैं आपको बताया हूं, अब आपको याद भी हो जाना चाहिए। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इसका जो टाइम पीरियड है 1206 से 1210, यानी कि 1206 में इसने क्या की? दिल्ली सल्तनत की नींव रखी या दास वंश की नींव रखी। ठीक। 1206 में। और कुल टोटल इसका 1206 से 1210 तक ही, मतलब कुल टोटल 4 साल था। यानी कि इसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है, यानी कि झंडा गाड़ दिया कि हाँ ये दिल्ली सल्तनत हो गया। 4 ही साल इसके पास था, 4 ही साल रह पाया, इसके बाद ये इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके पास ज्यादा समय नहीं मिला कि पूरे साम्राज्य को कंसोलिडेट करे या संगठित करे या सुव्यवस्थित करे या सुरक्षित करे। इसको समय नहीं मिला, बस इसने झंडा गाड़ दिया कि हाँ ये हो गया दिल्ली सल्तनत। ठीक। इसी प्रकार आप बाबर का जब देखेंगे तो बाबर की भी यही हाल है। बाबर भी 1526 में मुगल वंश की नींव रखता है,
1526 से 1530 तक उसका टोटल काल है, 4 साल वो भी लगभग है। बाबर को भी समय नहीं मिलता है कि वो मुगल वंश के पूरा क्या करे, संगठित करे, कंसोलिडेट करे। वो भी संस्थापक ही है, वास्तविक संस्थापक कोई और है, मैं बताऊंगा। तो बाबर को 4 साल, 26 से लेके 30 तक बाबर को भी समय नहीं मिला। बाबर लगातार युद्ध ही लड़ता रहा। 26 में पानीपत, 26 में पानीपत हो गया, फिर इसके बाद 27 में खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा, मतलब 26, 27, 28, 29 लगातार युद्ध ही करता रहा और 30 में निपट गया। तो मतलब आप देखिए कि 4 ही साल में क्या क्या साम्राज्य को कंसोलिडेट करेंगे। तो उसके पास मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, बाबर हुआ, इन दोनों का जो है लगभग आप देखेंगे तो स्थिति एक ही है। इन दोनों को समय न मिला कि अपने साम्राज्य को क्या करें, कंसोलिडेट करें या संगठित करें या सुरक्षित करें। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में आपको रखना है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई उपाधियां ली। कुतुबुद्दीन ऐबक की कई उपाधियां थी। पहला क्या है, कुरान खां। कुरान खां की उपाधि क्यों है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बचपन से ही कुरान को एकदम रट डाला था। बचपन से ही कुरान को इतना पढ़ता था, इतना पढ़ता था, इतना पढ़ता था कि एकदम रट गया था कुरान। खूब गा गा के सबको सुनाता था। मैंने कुरान को रट के खा गया था, एक तरह कुरान खां, कुरान को खा गया था रट के। तो इतना रटता था कुरान को, बचपन से ही लगातार पढ़ता था, तो याद ही हो जाएगा। आप ही अगर बचपन से कोई चीज पढ़ेंगे, जैसे हम लोग वेदों को आप सुनेंगे कि वेद के लोग जो बचपन से पढ़ते पढ़ते तो उनको भी वेद याद होता, वेद को वो भी सुनाने लगते थे, वेद का भी जैसे। तो उसी प्रकार ये कुरान को बचपन से ही रट रट के एकदम इसको याद हो गया था, तो ये गा गा करके सबको सुनाता भी था। ठीक, इसीलिए इसकी उपाधि क्या पड़ी, कुरान खां, यानी कुरान को खा गया था, यानी कुरान इसको रट गई थी, जवान पे थी। जिस जैसे आप इस इतिहास को, मध्यकालीन हिस्ट्री को भी आप रटते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे बताता हूं कि रटने की चीज नहीं भाई, ये कंसेप्ट है। हाँ, दो चार पॉइंट है फैक्चुअल, लेकिन सारी चीजें कंसेप्ट बेसिस है। ठीक है, तो उपाधियां एक इसकी कुरान खां थी। अच्छा, अब देखिए अगली उपाधि इसकी क्या है, लाख बख्श। लाख बख्श यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत बड़ा दानी कहा जाता था, बहुत बड़ा दानी था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान कर देता था। लाख बख्श यानी कि लाखों स्वर्ण मुद्राएं ये दान कर, इसके बारे में ऐसी बातें कही जाती हैं, इसीलिए इसकी उपाधि लाख बख्श थी कि लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान कर देता था। लेकिन आप सोचिए कि उस काल में, उस समय लाखों स्वर्ण मुद्राएं की बात करना, लाखों स्वर्ण मुद्राएं उस काल में एक हसासियत बात हो गई, मतलब हंसने वाली बात एक तरह से हो गई। ठीक है, समय कल्पना करना नहीं ठीक है। लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान करना, मतलब कहा जाता है कि हाँ इन्होंने लाखों स्वर्ण मुद्राएं ये दान करता था, बहुत बड़ा दानी था, इसलिए इसकी उपाधि क्या थी, लाख बख्श की उपाधि थी। ठीक, तो ये स्वर्ण मुद्राएं बहुत, लाखों स्वर्ण मुद्राएं ये दान करता था, इसलिए इसका उपाधि लाख। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई सुल्तान उल्तान की उपाधि नहीं धारण किया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था। किसका दास था, गोरी का। और गोरी ने क्या किया था, जो जीते हुए क्षेत्र थे कई दासों को दे दिया था, उसी में से ये दास था ऐबक। ऐबक एक दास है, तो ये सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करेगा। इसका कारण है, कारण ये है कि मोहम्मद गोरी के साम्राज्य को, जैसे मोहम्मद गोरी के साम्राज्य का कई लोग दावेदार थे, हकीकत कहिए कि कई लोग दावेदार थे। तो यदि अगर ये अपने आप को सुल्तान घोषित करेगा, तो जो और लोग थे, जैसे यल्दौस था, कुबाचा था, ये लोग क्या हो जाएंगे, आक्रामक हो जाएंगे। क्योंकि और यल्दौज और कुबाचा भी मोहम्मद गोरी के साम्राज्य के दावेदार थे। तो यदि ये अपने आप को सुल्तान सिद्ध कर दिया, सुल्तान की उपाधि ले लिया, तो और लोग आक्रामक हो जाएंगे। तो इसको, इससे डर इसको लगता था, भय था इसको कि कहीं अगर मैं ये सुल्तान की उपाधि धारण किया तो कहीं सब उल्टा ना हो जाए। ठीक, तो
तो क्या उपाधि धारण करता है? मलिक, मलिक एवं सिपह सलार, इसकी उपाधि धारण करता है। सुल्तान उल्तान की उपाधि धारण नहीं करता था। सुल्तान वो कह रहे उपाधि नहीं धारण करेगा क्योंकि इसको भय था इस चीज का कि मोहम्मद गोरी के जो साम्राज्य के कई दावेदार ऐसे अल्दोज कुबाचा, तो उनसे डर लगता था कहीं वो सब आक्रामक न हो जाए, तो इसलिए यह मलिक एवं सिपह सलार की उपाधि धारण किया। ठीक, तो ये उपाधियां आपको समझ में आ। अच्छा, इसकी राजधानी क्या है? लाहौर है। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर बनाया था। ठीक। अच्छा, अब एक चीज देखिए, बड़ा बड़ा मजाकिया पॉइंट है कि इसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हो गई। चौगान का पोलो, पोलो होता है ना, जो पोलो आप लोग खेलते होंगे, तो इसकी ये पोलो एक बार खेल रहा था, घोड़े से खेल रहा था, घोड़े से गिरा, इसकी मृत्यु हो गई। तो एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले भारत में पोलो किसने लाया? किसने लाया? क्या है ये? तुर्क है, तुर्कों ने लाया। सबसे पहले भारत में पोलो को किसने लाया? तुर्कों ने लाया। ये दिमाग में आप रखेंगे। तो इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हो गई थी। ठीक। अब अगला देखिए, इसने कई निर्माण करवाए हैं। देखिए, मैंने लिखा है इसने कई निर्माण करवाए हैं, और सबसे पूरे इतिहास में सबसे पहली मस्जिद इसी ने बनवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। तो पहली मस्जिद या कई निर्माण, इसके 3 निर्माण है। इस निर्माण में इसने पहली मस्जिद बनवाई, जो उसका क्या नाम है? कुवत उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में है। इसके द्वारा मुस्लिम धर्म की पहली मस्जिद बनवाई गई, कुवत उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में है। दूसरी मस्जिद इसने बनवाई 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है। ठीक। अच्छा, अब जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे, अब इसको, ये नाम है भाई, इसको आप कन्वर्ट मत कर दीजिएगा इंग्लिश में कि हार्ट ऑफ 2.5 डे, ऐसे करके आप कन्वर्ट मत कर दीजिएगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये नाम है भाई, 2.5 दिन का झोपड़ा नाम है। ये कहाँ स्थित है? अजमेर में। तो 2 मस्जिदें इन्होंने बनवाई। अच्छा, एक और इन्होंने काम किया, क्या किया? कुतुब मीनार, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसकी नींव रखी इसने। अब आइए हम थोड़ा सा कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा समझते हैं कि अच्छा, कुतुब मीनार की इसने नींव रखी। तो आप सोच रहे होंगे कि कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार क्यों पड़ा? दिमाग में आपके आया होगा। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे है। तो भाई आप एक चीज जान लीजिए कि कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है। तो किसके नाम पे है? किसके नाम पे है? कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे है, जो कि एक एक सूफी संत थे। क्या है मैंने बताया? मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये क्या थे? एक सूफी संत थे। ये सूफी संत थे, और इन्हीं सूफी संत के नाम पे कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार पड़ा, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे। तो एक बात जानते रहिएगा। अच्छा, आप दिल्ली कभी गए होंगे, थोड़ा सा और आपको इसको डीप ले चलते हैं। आप दिल्ली कभी गए होंगे, तो वहां आप एक नाम सुने होंगे, कुतुब कॉम्प्लेक्स। कुतुब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? कि जैसे कुछ, जैसे कई हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, कई हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एक ही जगह हो, तो उसको एक कॉम्प्लेक्स का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कुतुब कॉम्प्लेक्स। तो दिल्ली में एक कुतुब कॉम्प्लेक्स है, और उसी कुतुब कॉम्प्लेक्स में इसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि कुबत उल इस्लाम नाम की प्रथम मस्जिद बनवाई, और दूसरी मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। तीसरा कुतुब मीनार,
जो कि दिल्ली में ही है, उसी कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही है। तो आइए थोड़ा हम कुतुब मीनार के बारे में समझते हैं कि कुतुब मीनार को कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। कुतुब मीनार में कुल 4 शासक, कुतुब मीनार से कुल 4 शासक संबंधित हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि कुतुब मीनार की केवल नींव रखी, पूरा काम पूरा करेगा कौन? इल्तुतमिश। ठीक, तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं कैसे कैसे क्या है। अब ये मान लीजिए कि ये पूरा आपका क्या है, ये मैंने आपको बनाया है, ये टोटल क्या है, ये टोटल है कुतुब कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे मैंने लिखा है। ये टोटल क्या है? कुतुब कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे है ये कुतुब कॉम्प्लेक्स? दिल्ली में है। ठीक, ये दिल्ली में कुतुब कॉम्प्लेक्स है। अब इसी कुतुब कॉम्प्लेक्स में एक लंबा सा क्या है, ये मैंने क्या बनाया है? कुतुब मीनार। ठीक, एक कुतुब मीनार है जिसको जिसकी नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। ठीक, और यहीं जस्ट बगल में एक मस्जिद भी इसने बनवाई। क्या नाम है उसका? कुवत उल इस्लाम। एक गैलरी टाइप है ये मस्जिद, का मतलब गैलरी टाइप एक तरह से मानिए। तो ये पहली मस्जिद है कुवत उल इस्लाम। ठीक, किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ठीक, और आप यहीं में इसी कुतुब कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे कि ये लोहे का एक स्तंभ है। देखिए मैंने बनाया है, एक लोहे का स्तंभ है, और इस स्तंभ पर चंद्र नामक शासक का जिक्र है। तो इतिहासकार इससे अनुमान लगाते हैं कि ये चंद्र कोई और नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। यानी कि इस लौह, अच्छा, स्तंभ, स्तंभ का मतलब आप अशोक का स्तंभ मत समझ लीजिए, ये अशोक का स्तंभ नहीं भाई, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय काल का, उसी के समय काल का ये स्तंभ है, या उसी ने ही बनवाया। ठीक है, लौह स्तंभ है। तो अब देखिए, अच्छा, इसी में एक अलाई दरवाजा भी है, यहाँ यहीं कहीं है, ये मैंने बनाया है, यहीं कहीं ये क्या है? अलाई दरवाजा भी है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। ये आगे मैं जिक्र करूंगा। तो कुतुब कॉम्प्लेक्स में कई चीजें हैं, मैंने बताया ना कि कई मोनूमेंट्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कुतुब, जिसका नाम रख दिया कुतुब कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो एक, अब देखिए, अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसके बारे में। किसके बारे में? कुतुब मीनार के बारे में। लौह स्तंभ के बारे में आप जान गए, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। ये मस्जिद, प्रथम मस्जिद कुवत उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। ठीक, तो कुतुब मीनार का निर्माण में 4 लोग हैं। कैसे हैं थोड़ा इसको समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इससे आते हैं और आप कंफ्यूज रहते हैं। देखिए अभी एकदम आपको एकदम शीशे की तलक क्लियर। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि इस कुतुब मीनार की नींव रखी। इस कुतुब मीनार की क्या रखी? नींव रखी। यानी कि नींव रखी, और जो पहले तीन, इसमें तीन, इसमें कुल 5 फ्लोर्स हैं, 5 तल्ले एक तरह से मानिए। कुतुब मीनार में कुल 5 फ्लोर है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी। ठीक, मतलब नींव रख दी। और नींव रखने के बाद, अभी मैंने आपको बताया कि इसने 3 करवाया, नहीं 3 नहीं, केवल नींव रखी। और नींव रखवाने के बाद इनका क्या हो गया? ऊपर सिधार गए। ठीक, इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश क्या कहता है कि 4 मंजिलों तक इसका निर्माण करवाता है। माने इस कुतुब मीनार का निर्माण कंप्लीट कराता है। यहाँ पे मैंने लिखा है इल्तुतमिश 4 मंजिलों के निर्माण तक का कार्य। ठीक, यानी कि 4 मंजिलों तक इसका निर्माण करवा दिया, अभी कुतुब मीनार हो गई तैयार। ठीक, लेकिन क्या होता है कि कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद जो है, इसके जो चौथा स्तंभ रहता है, इसी चौथे स्तंभ पे बिजली गिर जाती है, और ये हो जाता है क्या? क्षतिग्रस्त हो जाता है। बिजली गिर जाती है, बिजली गिरने से ये क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो फिर आगे एक शासक आएगा, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, क्षतिग्रस्त किसके शासनकाल में होता है? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। बिजली किसके शासनकाल में गिरती है? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। किस स्तंभ पे? चौथे स्तंभ पे। ठीक है, चौथे स्तंभ पे। और 4 तक किसने निर्माण करवाया था? एक स्तंभ से 4 स्तंभ तक इल्तुतमिश ने। फिर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इस चौथे वाले पे क्या गिर जाता है? बिजली गिर जाती है, चौथा हो जाता है क्षतिग्रस्त। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है कि चौथे और पांचवें का पुनः निर्माण करवाता है। और चौथे का तो जो निर्माण करवाते, मेंटेनेंस करता ही करता है, पांचवा एक अपने अलग से जोड़ देता है। पांचवा तल्ला एक अलग से, पांचवा स्तंभ एक अलग से। तो पांचवा वाला जो है फिरोज शाह तुगलक ने जोड़ा है, और चौथा वाला जो टूटा था उसको भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया।
तो चौथे और पांचवें को इसने क्या किया कि संगमरमर से बनवाया। चौथे और पांचवें मंजिल में फिरोज शाह तुगलक ने संगमरमर का प्रयोग किया, चौथे और पांचवें में, ठीक। और नीचे के जो तीन हैं, इसमें रेड सैंड स्टोन का प्रयोग हुआ, लाल बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग हुआ, ठीक। अब आप आज चौथे, फिर इसके बाद आप देखिए चौथा शासक है सिकंदर लोधी, बाद में थोड़ा बहुत इसमें कुछ और ये निर्माण सिकंदर लोधी भी करवाता है। तो इस कुतुब मीनार से चार लोग हैं, चार शासक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने नींव रखी, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कंप्लीट करवाया, यानी कि 4 फ्लोर तक इसका निर्माण कंप्लीट करवाया, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में चौथे वाले पे बिजली गिर गई, जिससे चौथा क्षतिग्रस्त हो गया। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि चौथा तो बनाया ही, पांचवा एक अपने तरफ से जोड़ दिया, और चौथा और पांचवा संगमरमर से बनवाया, ठीक। बाद में सिकंदर लोधी आता है, थोड़ा बहुत इसमें निर्माण और करवाता है सिकंदर लोधी, ठीक। तो चौथा और पांचवा संगमरमर से बना, बाकी तीन नीचे का जो है रेड सैंडस्टोन या लाल बलुआ पत्थर से बना है, ठीक। अब आप इसमें ये मत रटने लग गया कि ईटा कौन सा था सर, वो ईटा बता दीजिए। अरे यार मतलब हद है। ईटा, अब इसमें ईटा आपका क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, आपको ये चार शासक दिमाग में रखने हैं। ये अभी मत सोचिएगा कि भैया ईटा कौन था, तो पत्थर क्या था, तो क्या तो रेड सैंडस्टोन क्या होता है, पूरा इंजीनियरिंग में घुसने लगे, नहीं। ये नहीं करना है आपको। आपको जितना रेलिवेंट है उतना मैं आपको बता रहा हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक। तो इसको ऐसे ही आप नोट कर लेंगे, ये चीज आप ऐसे ही इसको नोट करेंगे, ठीक। ऐसे ही आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बस इतना ही है कि इसने तीन निर्माण करवाया है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कुवतुल इस्लाम जो कि दिल्ली कुतुब कॉम्प्लेक्स में है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, कुतुब मीनार जो कि दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में है, ठीक। और कुतुब मीनार से कितने लोग संबंधित हैं ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, बताए। अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। और इसके बाद का शासक हम किसको पढ़ेंगे, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक। कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए, ठीक। तो अगले क्लास में इल्तुतमिश को हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।